फिल्म की शुरुआत में हम व्लादिस्लाव वोल्कोव नाम की एक रशियन रिसर्च लैब को देखते हैं जो एक विशाल समुद्र में किसी जहाज के अंदर होती है और इस जहाज को हम इसी एक्सप्लेनेशन के दौरान वोल्कोव के नाम से बुलाएंगे। वोल्कोव से स्पेस स्टेशन जिसका नाम मीर होता है से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही होती है। इधर स्पेस स्टेशन में बाहर देखने पर एक लड़की को किसी तरह की रोशनी उनकी तरफ काफी तेजी से आते हुए दिखाई देती है जो कि किसी तरह की ऊर्जा का स्रोत की तरह लग रही थी। वो ऊर्जा का स्रोत स्पेस स्टेशन मीर पर पहुंचकर काफी तबाही मचा देती है, जिसके बाद वो ऊर्जा मीर से सीधे वोल्कोव के जहाज पर पहुंचती है जहां पर भी तबाही का सिलसिला जारी रहता है और काफी लोगों की जान चली जाती है। जिसके बाद यहाँ के मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम पर जैसे कोई कब्जा कर लेता है और वो अपने आप ही चलने लगता है। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाती है। अगले सीन में हमें उस घटना के 7 दिन बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम सी स्टार नामक एक जहाज को बीच समुद्र के तूफान में फंसा हुआ देखते हैं। इस जहाज के कैप्टन रॉबर्ट अवर्टन बहुत ही बड़ा शराबी होता है और उसके बाकी क्रू मेंबर के नाम केली, स्टीव, स्क्विकी, हाइको, वुड्स और रिची होते हैं। इस तूफान की वजह से पानी इंजन में घुसने लगता है और इंजन रूम का दरवाजा जैम होने की वजह से स्टीव जो कि एक इंजीनियर होता है वो वुड्स को दरवाजा खोलने के लिए कहकर खुद ऊपर चला जाता है। इधर इस तूफान की वजह से कैप्टन एवर्टन की कार्गो जो कि उस जहाज के साथ बंधी हुई थी वो पानी में सीधे गिर जाती है, पर भाग्य से कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। इसके बाद अगली सुबह हम वुड्स और स्टीव को इंजन रूम से पानी बाहर निकालते हुए देखते हैं जहां पर वो एवर्टन की लापरवाहियों के बारे में बात कर रहे होते हैं और अब हमें पता चलता है कि तूफान की वजह से ये लोग रास्ता भटक गए हैं। इधर स्क्विकी रेडियो पर मदद बुलाने की कोशिश करता है लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद फॉस्टर को अपने रडार में एक और जहाज दिखाई देती है जो कि उनसे थोड़ी ही दूर पर पानी में एक जगह पर खड़ी थी। ये लोग उस जहाज से रेडियो के जरिए संपर्क करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। इस बात की खबर स्क्विकी एवर्टन को तुरंत देता है और आगे बढ़ने पर हम उसी वोल्कोव नाम की जहाज को देखते हैं। वोल्कोव जहाज को देखकर फॉस्टर समझ जाता है कि ये एक रशियन जहाज है और एक किताब के जरिए उसके बारे में सारी जानकारी निकालता है जिससे हमें पता चलता है कि ये जहाज मिसाइल और सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए बनाई गई थी जहां बहुत सारे लैब्स भी हैं और यहाँ ऐसे दूर संचार उपकरण हैं जिससे वो कई तरह के स्पेसक्राफ्ट से भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये जानने पर एवर्टन उस जहाज में चलकर छानबीन करने को कहता है। जिसके बाद हाइको और वुड्स को छोड़कर बाकी सब उसी जहाज पर जाते हैं जहां उन्हें सब कुछ अस्त व्यस्त और बिखरा हुआ मिलता है, पर उन्हें जहाज पर कोई रशियन दिखाई नहीं देता। आगे जाने पर उन्हें सारे उपकरण खराब और बर्बाद हालत में मिलते हैं। जिसके बाद हम एवर्टन को थोड़ा मुस्कुराते हुए देखते हैं जिस पर स्टीव उससे उसकी खुशी की वजह पूछे कि तभी एवर्टन सबको बताता है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्र के कानून के मुताबिक अगर आपको किसी देश की जहाज मिलती है तो उसे वापस लाने के लिए उस देश को पूरे जहाज का दाम 10% इनाम के तौर पर देना होगा। जिस पर सब इस पूरे जहाज के दाम का हिसाब लगाने लगते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि ये जहाज $300 मिलियन की है जिसका 10% यानी कि $30 मिलियन उन्हें मिलने पर हर एक के हिस्से में $3 मिलियन आएंगे जो कि बहुत ही बड़ी रकम है। ये जानते ही सभी एकदम खुश हो जाते हैं लेकिन फॉस्टर इतना खुश नहीं होती और वो एवर्टन से कहती है कि अगर उन्हें इस जहाज में एक भी जिंदा इंसान नहीं मिला तो उन्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे। जिस पर एवर्टन कहता है कि इस जहाज में कोई नहीं है। इसके बाद एवर्टन स्टीव और स्क्विकी को नीचे ले जाकर जनरेटर चालू करने के लिए बोलता है, इसलिए स्टीव और स्क्विकी नीचे जाते हैं जहाँ स्टीव कहता है कि उसे एवर्टन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वो लोग जनरेटर को चालू कर देते हैं जिसके चलते ही पूरे जहाज में बिजली आ जाती है और बिजली के आते ही फॉस्टर को चिंगारी दिखती है जिसमें से एक अजीब सा शोर आ रहा होता है जो कि कुछ ही देर में गायब भी हो जाती है। इतना कम नहीं कि आगे हम सारे उपकरणों जैसे कंप्यूटर, कैमरा वगैरह को खुद से इधर उधर घूमते और अपने आप काम करते हुए देखते हैं। जिसके बाद अचानक से एक एंकर सी स्टार जहाज पर गिरने लगता है जहाँ हाइको भी खड़ा होता है लेकिन वक्त पर हाइको वहाँ से कूदकर अपनी जान बचा लेता है, पर वो एंकर गिरते ही सी स्टार जहाज की चीथड़े कर देता है और उसकी वजह से हाइको और वुड्स डूबने लगते हैं। लेकिन वुड्स तैरकर अपनी जान बचा लेता है पर वो हाइको की मदद नहीं कर पाता। रेडियो पर स्टीव को इस सब का पता चलते ही वो स्क्विकी को छोड़कर ऊपर आता है और अपनी जान पर खेलकर हाइको को डूबने से बचाता है। जिसके बाद देखते ही देखते उनकी जहाज सी स्टार पानी में डूब जाती है जिस पर रिची का मानना होता है कि ये किसी ने
जानबूझकर किया है और इस जहाज में उनके अलावा और कोई जरूर है। स्टीव तुरंत स्क्विकी को ये बात बताता है और उसे सावधान रहने के लिए कहता है। वहीं इधर एवर्टन वुड्स और रिची को नीचे स्क्विकी के पास भेजता है क्योंकि वो लोग अब दो दो के समूह में बटकर उस शख्स को ढूंढने लगते हैं जिसने शायद ये सब किया। फॉस्टर हाइको के साथ रुकती है क्योंकि हाइको के पैर में घाव हो गया था और फॉस्टर उसका मरहम पट्टी करने लगती है। जिसके बाद हम स्क्विकी को देखते हैं जिसे कुछ तारों के पास कुछ हिलता हुआ नजर आता है, जहां नजर घुमाने पर उसे एक मकड़ी नुमा रोबोट दिखता है जो स्क्विकी को भी तारों में लपेट कर मार डालता है। अगले सीन में हम फॉस्टर को हाइको का इलाज करते हुए देखते हैं जहां पर अचानक से कोई उन पर हमला कर देता है, लेकिन स्टीव उस हमलावर को मारकर बेहोश कर देता है। और जब स्टीव उस हमलावर का मास्क हटाकर देखता है तो वो एक लड़की निकलती है। दूसरी तरफ हम रिची और वुड्स को देखते हैं जो स्क्विकी को ढूंढ रहे होते हैं, जिसे ढूंढते ढूंढते वो एक कमरे में पहुंचते हैं जहां कई तरह की हथियार, बॉम्ब्स और मिसाइल रखे होते हैं। वो लोग कुछ हथियार अपने पास रख लेते हैं, जिसके बाद एक रोबोटिक मशीन अजीब तरह की आवाज करते हुए उनके सामने आ जाती है, जिससे डरकर रिची अनजाने में उस चीज पर अंधाधुंध गोलियां चला देता है और वो रोबोट टूटकर वहीं ढेर हो जाता है। इधर फॉस्टर और स्टीव उस बेहोश लड़की का बैग चेक करते हैं जिसमें से उन्हें बॉम्ब और हथियार मिलते हैं। जिसके बाद स्टीव स्क्विकी को कॉल करता है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। इस पर स्टीव रिची और वुड्स को जल्द से जल्द स्क्विकी के पास पहुंचने को कहता है और खुद भी नीचे स्क्विकी की तलाश में लग जाता है। वहीं इधर उस लड़की के होश में आते ही एवर्टन उससे सवाल करता है कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ गए, जिस पर वो बताती है कि उन्हें बिजली काट देनी चाहिए क्योंकि उस चीज को चलने फिरने के लिए बिजली की जरूरत है। वो आगे और शॉकिंग जानकारी देती है कि उसके सारे क्रू मेंबर्स मारे जा चुके हैं और इसके तुरंत बाद वो एवर्टन को धक्का देकर भाग जाती है, जिसके पीछे फॉस्टर भी जाती है और उसे आश्वासन देने की कोशिश करती है कि हम लोग तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। फिर वो उस लड़की से उसका नाम पूछती है, जिस पर वो लड़की अपना नाम नादिया बताती है। वो आगे बताती है कि मीर स्पेस स्टेशन से ट्रांसमिशन के दौरान कोई अनजान चीज उनके जहाज पर आ गई और उसी ने जहाज में मौजूद सभी 300 लोगों को मार दिया और उसने सारे उपकरणों पर भी कब्जा कर लिया। वो अनजान चीज आसपास की सभी चीजों के बारे में खुद से सीखने भी लगा, जैसे कि भाषा, जनजीवन, मेडिकल से संबंधित जानकारी वगैरह। जिसके बाद नादिया और उसके कैप्टन एलेक्सी ने सारे तार काट दिए और जनरेटर भी बंद कर दिए ताकि वो चीज उन्हें ना मार पाए। जिस पर फॉस्टर सवाल करती है कि उनको कौन मार रहा है, जिस पर वो जवाब देती है कि उनकी मशीन्स उन सबकी जान की दुश्मन बन गई है। पर उसके बात पर विश्वास ना करके फॉस्टर नादिया को हाइको की मदद से उसकी बंधक बना लेती है क्योंकि वो नादिया को पागल समझ रही होती है। इधर हम रिची और वुड्स को देखते हैं जिसे कई सारे मशीन्स खुद से चलती फिरती और काम करते हुए दिखाई देती हैं, जहां पर कोई उन पर गोलियां भी बरसाने लगता है और कुछ मशीन्स भी खीलों से उन पर वार करती है और वो दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन वुड्स कीले लगने से थोड़ा घायल हो जाता है, पर तब तक स्टीव उन तक पहुंच जाता है और वो उसे सब बताते हैं। जिसके बाद वुड्स को कुछ अजीब सी महक आती है, जहां पर हम एक आकृति को देखते हैं जो कि आधा इंसान और आधा मशीन यानी कि साइबॉर्ग में बन गया होता है, जो उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है और इसके जवाब में वो लोग उस साइबॉर्ग को मार गिराते हैं। दूसरी तरफ एवर्टन स्क्विकी के गायब होने और एंकर के हाइको पर गिरने के लिए नादिया को जिम्मेदार मान रहा होता है, जिस पर वो कहती है कि तुम चाहो तो मुझे मार दो लेकिन यहाँ की सारी बिजली बंद कर दो, नहीं तो तुम सभी मारे जाओगे। फिर तभी वहाँ स्टीव, रिची और वुड्स उस साइबॉर्ग की लाश लेकर आते हैं, जिसे देखकर नादिया कहती है कि ये उसके कैप्टन एलेक्सी की है और उन्हें रिवील करती है कि ये मशीन एक तरह का नया प्रजाति बनाना चाहती है जो कि आधे इंसान और आधे मशीन होंगे। जिसके बाद वो साइबॉर्ग जो अब भी जिंदा होता है नादिया का हाथ धर लेता है, इसलिए सबको उसे मारकर नादिया को छुड़ाना पड़ता है। जिसके बाद उन सबकी आपस में बहस छिड़ जाती है कि नादिया सच कह रही है या झूठ। तभी फॉस्टर देखती है कि एक और तूफान उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बाद उन्हें एहसास होता है कि ये जहाज खुद से चलकर अपने आप को उस तूफान से बचा रही है। और तूफान के टलने के बाद अब सभी लोगों को नादिया के बातों पर यकीन होने लगता है, इसलिए वो तुरंत उसकी मदद से नीचे जाते हैं और तुरंत स्क्विकी की तलाश में लग जाते हैं, जहां उन्हें स्क्विकी दिखाई तो देता है पर अब वो एक साइबॉर्ग बन चुका होता है और उसके साथ एक बड़ा रोबोट भी होता है जिस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता, जो देखते ही देखते वुड्स को वहीं मार देता है। जिसके बाद सब लोग एक कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं, जहां पर रिची रेडियो से मदद बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन एवर्टन गोली मारकर रेडियो तोड़
देता है, क्योंकि लालची को डर होता है कि अगर उसने किसी और को बुलाया तो इस जहाज के बदले उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। जिस गुस्से में फॉस्टर एवर्टन को मारती है और उस पर चिल्ला पड़ती है कि अब तुम इंचार्ज नहीं हो। जिसके बाद वो लोग कंप्यूटर के जरिए मशीन से पूछते हैं कि वो उन्हें क्यों मारना चाहती है, जिससे उन्हें जवाब मिलता है कि मशीन्स मानव को एक वायरस मानती है और इसीलिए उन्हें मारकर इस दुनिया से खत्म कर देना चाहती है और वो साइबॉर्ग्स की नई प्रजाति का निर्माण करना चाहती है। जिसके बाद नादिया के कहने पर सब लोग मेन कंप्यूटर को ढूंढने लगते हैं ताकि इस जहाज को डुबाया जा सके, लेकिन एवर्टन उनका साथ नहीं देता और वो उनके जाने के बाद कंप्यूटर के द्वारा उन मशीन से संपर्क करके उनकी मदद करने के लिए कहता है। इधर सब लोग किसी तरह मेन कंप्यूटर के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर उनका सामना उसी बड़े रोबोट से हो जाता है, जिससे जान बचाने के लिए वो लोग ऊपर की तरफ भागते हैं और इसी अफरा तफरी में हाइको की भी मौत हो जाती है और रिची अब अपने तरीके से इन सब से निपटने के लिए चला जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद वो लोग कम्युनिकेशन रूम में जाते हैं, लेकिन उनकी बात दूसरी तरफ नहीं जा रही होती। फिर तभी स्टीव, फॉस्टर और नादिया इस जहाज को आग लगाने का फैसला करते हैं, पर तभी वहाँ पर एवर्टन एक साइबॉर्ग के रूप में आता है, क्योंकि उसने उन मशीन से हाथ मिला लिया होता है, इसलिए मशीन्स ने उसे ऐसा बना दिया। जिसके बाद नादिया और स्टीव मिलकर एवर्टन को ग्रेनेड से उड़ा देते हैं। इसके बाद वो पूरे शिप में पेट्रोल छिड़क देते हैं और जगह जगह बॉम्ब स्प्लिट कर देते हैं, लेकिन तभी एक रोबोट उनके पीछे लग जाता है और फॉस्टर को धर लेता है, पर भाग्य से वहाँ रिची आ जाता है और नादिया के साथ मिलकर उसे बचा लेता है। पर वो रोबोट अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ता और स्टीव और रिची वहीं मलबे में दब जाते हैं और अब भी वो रोबोट नादिया और फॉस्टर का पीछा करता है। इसके बाद हम स्टीव को बिल्कुल ठीक हालत में देखते हैं, जिससे रिची कहता है कि तुम मिसाइल रूम में जाओ, जहाँ पर एक रॉकेट मोटर की मदद से किसी एक की जांच बच सकती है। वहीं इधर नादिया उस रोबोट को एक गैस के धमाके से उड़ा देती है, पर उसमें वो खुद भी मारी जाती है। इधर फॉस्टर अपनी जान बचाते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ उसे स्टीव मिलता है और वो लोग रोबोट से बचते हुए मिसाइल रूम की तरफ भागते हैं। मिसाइल रूम पहुंचकर स्टीव फॉस्टर को रॉकेट मोटर से बांधकर जहाज से बाहर फेंकने ही वाला होता है कि तभी फॉस्टर स्टीव को खींचकर अपने साथ उसकी भी जान बचा लेती है और उनके बाहर निकलते ही जहाज में लगे सारे बॉम्ब डिटोनेट हो जाते हैं, जिससे पूरी की पूरी जहाज तहस नहस होकर डूब जाती है। अगली सुबह जब फॉस्टर होश में आती है तो उसको हम स्टीव के साथ नेवी के हेलीकॉप्टर में देखते हैं और यहीं ये मूवी समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।